तो नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं हरित क्रांति। इससे पहले हमने 2.3 का टॉपिक पढ़ा था। टॉपिक था कृषि। कृषि टॉपिक में हमने एक सब टॉपिक था उसका कि भू सुधार, भूमि सुधार। भूमि सुधार हमने इससे पहले पढ़ लिया था। उसका एक टॉपिक है हरित क्रांति, उसी के अंदर का है। तो आज हम इसको जानेंगे। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, पहले की वीडियो जाके देखे तो आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति का मतलब क्या है? हरित, देखो थोड़ा सा मतलब से पहले भी पता चल रहा है कि हरित क्रांति कहीं ना कहीं ये हरियाली से रिलेटेड है या फिर कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसको कृषि क्रांति या फिर ऐसे करके हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कृषि से रिलेटेड है। पढ़ते नहीं है, बोलते नहीं है इसको, लेकिन याद रखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले ना हमें क्रांति समझना पड़ेगा। क्रांति क्या मतलब? क्या लड़ाई झगड़ा, बहुत उधम मचाना, ऐसा नहीं होता क्रांति। क्रांति मतलब कोई एक ऐसा टेक्नोलॉजी आया जिसने सबको बदल के रख दिया। ठीक है, कोई एक ऐसी विचारधारा आई जिसने सबको बदल के रख दिया। ठीक है, एक क्रांति ला देना उस फील्ड में। ठीक है, उस फील्ड में सब कुछ उथल पुथल कर देना, वो होती है मेन क्रांति का मतलब। ठीक है, तो क्रांति का क्या मतलब? हरित क्रांति का कि किसान के फील्ड में, किसान क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में एक क्रांति की तरह कुछ आया। क्या आया? इसका आशय कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और HYV बीज के उपयोग से है। ठीक है, HYV एक बीज का किस्म होता है, इसको अच्छा बीज माना जाता है। इससे बहुत उपजाऊ फसल उगती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में उगती है। ठीक है, तो ये एक बीज का किस्म है। ठीक है, आधुनिकीकरण का मतलब क्या है? देखो, कृषि जो था ना, बहुत डिपेंडेंट चीज़। डिपेंडेंट मतलब निर्भर रहना, निर्भर, फिर चाहे वो बारिश पर निर्भर रहे सिंचाई के लिए, फिर चाहे वो अपने परिवार पर निर्भर रहे जब कटाई का टाइम आए, क्योंकि कोई मशीन तो थी नहीं, काटना तो हाथ से ही है। अकेले तो कोई काट नहीं सकता इतना सारा, तो वो अपने परिवार पर निर्भर रहेगा। जिसके पास अपना परिवार नहीं है वो किसी और किसान पर निर्भर है कि वो भी आएगा तो मैं काटूंगा। बोने के लिए भी निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम होता है बोने का, काटने का, हर चीज़ का एक टाइम होता है। उतने टाइम में ही तुम्हें बोना पड़ता है। अब किसी के पास इतना संसाधन या इतना पैसा या इतने लोग नहीं हैं जो उस टाइम उतने ही टाइम में बो सके सब कुछ, तो वो क्या करता था? वो निर्भर रहता था किसी और पे कि कोई आए और मेरी सहायता करे और बोने में। ठीक है, तो ये बहुत निर्भर मतलब बहुत डिपेंडेंट प्रोसेस है कृषि हमारे भारत में। ठीक है, तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए जो आधुनिकीकरण आया, आधुनिकीकरण अपनाया गया कि चाहे फिर वो बारिश पे डिपेंडेंस को कम करे, फिर चाहे वो ट्रक वगैरह आए, मतलब ट्रैक्टर वगैरह आए जिससे खेती हो सके, जिससे खेत जोत सके। हम हमेशा, बहुत टाइम लगता है जब हम उससे बैल से जोतवाते हैं ना खेत, तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और दूसरी बात, किसी जीव से इतना नहीं करना चाहिए जितना हम उससे काम कराते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। तो हम इसलिए आधुनिकीकरण लाना बहुत ज़रूरी हो गया था, और यही आधुनिकीकरण जो आया और HYV बीज का हमने उपयोग किया, इसी को हम कहते हैं हरित क्रांति। क्रांति आ गई, इतना आधुनिकीकरण की क्रांति आ गई। ठीक है, क्या क्या आया? अब ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये थोड़ा सा जानेंगे। कब हुआ? अब किताब में क्या लिखा है कि 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के मध्य तक। ठीक है, तो मैंने मध्य ले लिया वैसे तो, कि 65 और 75, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं है, इसलिए मैंने लगभग भी लगा दिया आगे। ठीक है, कि एग्जैक्ट ये नहीं है। आप कहीं और देखेंगे तो आपको इस सन में चेंज मिलेगा, 67 से 80 मिलेगा या ऐसे कुछ मिलेगा, तो थोड़ा सा चेंज मिलेगा। थोड़ा सा क्या मतलब, थोड़ा ज़्यादा ही, इसको शायद 80 मिल जाए या 67 मिले, तो वो थोड़ा वेरी करेगा टाइम। दूसरा चरण क्या था? दूसरे चरण में भी टाइम वेरी करेगा, इसमें भी मैंने लगभग लगा दिया है, क्योंकि ये बुक की बात है। बुक में यही लिखा हुआ है कि इसके मध्य से इसके मध्य तक, लेकिन कहीं और आप देखेंगे तो ये नहीं मिलेगा आपको। लगभग ये 75 से 90 मिल जाएगा या फिर सीधा 90 मिलेगा, तो टाइम थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, थर्ड क्या है? मैंने बुक के हिसाब से ही लिखा है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि मैं NCERT पढ़ा रहा हूँ तो मैं NCERT के हिसाब से ही लिखा है मैंने। हरित क्रांति में अगला क्या है कि हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया। आत्मनिर्भर बनाना मतलब होता है इंडिपेंडेंट। अभी मैंने बोला ना कि कृषि क्षेत्र जो था बहुत चीज़ों पे डिपेंडेंट था। फिर चाहे वो कृषि लोन लेना हो, क्योंकि हर किसान के पास अपना पैसा नहीं है लगाने को, तो वो कहीं ना कहीं लोन लेता था, तो ये भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हुई। अब बारिश पे निर्भर होना, ये भी डिपेंडेंसी है। किसी और आदमी पे, किसी और किसान पे निर्भर होना कि वो मेरे बीज बो देगा या फिर मेरी सहायता करेगा या खेत जोतने में, तो ये कहीं ना कहीं निर्भरताएं थी। तो जब आदमी आधुनिकीकरण को जाएगा, आदमी के पास खुद ट्रैक्टर होगा,
या फिर ना खुद ट्रैक्टर हो, कम से कम सिंचाई की खुद की सुविधा होगी, इतना पैसा होगा कि वो किसान वो लगा सके, अपना बीज खरीद सके, तो इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आता है, आत्मनिर्भर आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो हरित क्रांति से क्या आया, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ किसानों के बीच। आधुनिक उपक्रम के उपयोग से पैदावार अधिक हुई। ये चीज़ तो मानी हुई बात है कि जब भी हम मशीन की चीज़ यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो कपड़ा बनाने में हो या फिर कृषि क्षेत्र में हो, जब भी हम मशीन से कुछ चीज़ बनाते हैं तो वो पैदावार भी ज़्यादा, मतलब कपड़े भी अच्छे बनते हैं और सस्ते बनते हैं। उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में अगर हम मशीन का ज़्यादा उपयोग करें तो क्या होगा कि ज़्यादा उपयोग मतलब ऐसा नहीं कि बस अब कृषि का कोई काम ही नहीं है, सब मशीन कर देगा, नहीं, कहने वाला एक उचित उपयोग तो हम करेंगे तो उससे क्या होगा कि पैदावार भी अधिक होगी और अच्छा होगा, मतलब कि जो पैदावार हुई होगी वो क्वालिटी वाइज भी अच्छी होगी और क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी पहले से। ठीक है, तो पैदावार भी अधिक हुई क्योंकि हम बीज अच्छा यूज़ कर रहे हैं। आधुनिकीकरण में उर्वरक यूज़ करना भी होता है। पहले हम खाद वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन अब उर्वरक के जो दौर में आ गए तो उर्वरक हम यूज़ कर रहे हैं, बीज अच्छा यूज़ कर रहे हैं, सिंचाई के लिए हमारे पास सुविधा आ गई, खेती कर मतलब बिल्कुल टाइम से हो रहा है, इतने टाइम में होना है तो इतने टाइम से ही हो रहा है क्योंकि सुविधाएं आ गई, ट्रैक्टर की, मशीन आ गई, इतने सारे। तो उससे क्या हुआ, पैदावार में अधिक हुआ। अब जब पैदावार अधिक होगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में ज़्यादा फसल जाएगा। सरकार का भी तो अपना एक कोष होता है ना, जिसमें वो स्टोर करके रखती है। जैसे अभी पेंडेमिक के टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे सरकार ने बहुत सारे अनाज बांटे और कह रही थी हमारे पास स्टॉक भरा हुआ है, चिंता ना करें। तो स्टॉक भर के रखते हैं सरकार। तो अब जब पैदावार अधिक होगी तो स्टॉक भी भरा हुआ होगा सरकार का, तो स्टॉक भी बहुत ज़्यादा भर गया, अच्छे से पैदावार हुई। तो और बाज़ार में जब आप ज़्यादा चीज़ डालोगे ना, कोई चीज़ ज़्यादा उपज हो जाएगी या ज़्यादा कोई भी चीज़ बाज़ार में जब उसकी ज़्यादा पूर्ति हो जाएगी तो वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ गौर करा होगा कि जब आपके पास जैसा होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत भी है, तो वो वही वाला सीन है कि जो मुर्गी अभी मतलब महंगी चल रही थी वो एक टाइम पे इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो दाल जैसा हो जाएगा क्योंकि आपके पास मुर्गी का फर्म आ गया अब। ठीक है, तो वही वाला सीन है कि इतना ज़्यादा पैदावार हो गया कि उसके मूल्य सस्ते हो गए, जो खाद्यान्न वस्तु है, ठीक है, खाने की वस्तु, अधिक पैदावार के साथ वो मतलब कारण, जिससे उन लोगों को पैसा बचा। अब जब महंगी चीज़ें थी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा परिवार है या आपका परिवार है, जिसका भी परिवार है, खाने पे कमाई तो लिमिटेड है, ठीक है, लाभ तो लिमिटेड है। अब कितना हिस्सा हम उस पर, मान लीजिए आधा हिस्सा हम खाने पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब चीज़ें सस्ती हो गई, अब तो आधा नहीं करना पड़ेगा, अब तो कम करना पड़ेगा, उतने ही खाने के लिए कम पैसा देना पड़ेगा। पहले जब सपोज हम 5,000 रुपये खाने पे यूज़ करते थे तो अब उतना ही खाना 4,000 या 3,000 में मिल जाएगा। 2,000 रुपये बचा, ये 2,000 रुपये मैं कहाँ खर्च करूँगा, ये 2,000 रुपये मैं कहीं और खर्च करूँगा क्योंकि खाने की पूर्ति तो हो गई इतने में ही। तो ये 2,000 रुपये मैं मार्केट में किसी और फील्ड में खर्च करूँगा, तो क्या हुआ कि पैसे का आदान प्रदान थोड़ा बढ़ेगा और दूसरे फील्ड में भी खर्चा होगा। तो वो चीज़ कि मूल्य सस्ते होने से जिससे उन लोगों को पैसे की बचत हुई जो पहले अपना अधिकांश लाभ मतलब कमाई, ठीक है, भोजन पर ही खर्च कर देते थे। पहले जो अधिकांश या ज़्यादातर कमाई भोजन पे ही खर्च कर देते थे, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा बचने लगा क्योंकि भोजन सस्ता हो गया, ठीक है। अब पैसा बचेगा तो वो कहीं और खर्च करेगा। नेक्स्ट क्या है कि किसानों द्वारा अपने उपयोग के लिए अनाज, अब हर किसान पहले उगाता है फिर अपने उपयोग के लिए भी तो अनाज रखता है, सारा बेच थोड़ी देता है, तो अपने उपयोग के लिए रखेगा अनाज। अब कुछ अनाज रख के बाकी अनाज तो बचेगा ना जो बेचने के लिए, अब क्योंकि हमने अपने उपयोग के लिए तो रख लिया एक टाइम के लिए कि इतने टाइम के लिए रख लेते हैं, इस टाइम के बाद नई पैदावार होगी तो फिर उसमें से भी रख लेंगे, हम 6 महीने या साल भर के लिए रखेंगे। तो अपने उपयोग के लिए जो अनाज रख लेता है, निकालने के बाद जो शेष उत्पादन बचा, शेष अनाज बचा, वो जाके बाजार में बेचने के लिए है, और जो अनाज बाजार में बेचने के लिए है उसे कहते हैं विपणित अधिशेष। विपणित अधिशेष, इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा, विपणन, पता है क्या होता है, विपणन होता है किसी चीज का लेन देन या बाजार में उसका खरीद बिक्री करना, विपणन, ठीक है, मार्केट को कहते हैं विपणन। तो विपणन मतलब कि बेचने का, अधिशेष का मतलब कह सकते हैं कि बचा हुआ, ठीक है, शेष का मतलब यही होता है ना, बचा हुआ।
तो अधिशेष का मतलब कि वो जो पूरा था उसमें से जितना बचा हुआ है वो। तो विपणन के लिए मतलब खरीद बिक्री के लिए जो बचा हुआ है वो विपणन अधिशेष। क्या होता है विपणन अधिशेष? हमारे उपयोग में या किसान के उपयोग के लिए जो अनाज निकल गया उसके बाद जो बचा बाजार में बेचने के लिए, उसे कहते हैं विपणन अधिशेष। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सरकार ने छोटे किसानों को, अच्छा एक चीज और, हरित क्रांति में क्या हुआ कि हरित क्रांति में सरकार ने बहुत मदद करी। ठीक है, सरकार अगर मदद नहीं करती तो कुछ किसान तो ऐसे थे जो चलो ठीक है नई नई किस्म की बीजें जैसे HYV बीज ये यूज़ कर लेते, उर्वरक यूज़ कर लेते, सिंचाई के अलग अलग स्रोत थे तो उसका यूज़ कर लेते पैसा देके, या तो अलग अलग तरीके से हर आधुनिकीकरण का यूज़ कर लेते आधुनिक चीज़ों का। लेकिन जो छोटे किसान हैं वो कैसे यूज़ करते? छोटे किसान के पास तो ना उतनी पैदावार थी जो पैसा आए या कुछ ऐसा करे। तो सरकार, अगर सरकार नहीं आती बीच में तो क्या होता? ये बहुत ऊंच नीच का मामला हो जाता कि समानता रह नहीं जाती। एक किसान तो ऊपर उठता जाता और दूसरा किसान नीचे आता जाता, क्योंकि उसके पास सुविधा नहीं है जो वो ऊपर उठे या आधुनिक चीज़ों को यूज़ करे। तो सरकार ने क्या करा, जो अपने आप सक्षम है करने में उसको तो चलो जाने दिया, लेकिन छोटे किसानों को जो सक्षम नहीं है उर्वरक खरीदने में या फिर नई किस्म के बीज खरीदने में, उनको बहुत तरीके से सहायता करी ताकि आप इसको कॉम्पिटिट कर सके। कॉम्पिटिट मतलब प्रतिस्पर्धा हो सके दोनों में। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि सरकार ने छोटे किसानों की उचित सहायता करके, छोटे किसानों को सहायता की गई, उचित सहायता की गई, और बड़े और छोटे किसान के बीच असमानता की संभावना को खत्म कर दिया। ये एक संभावना जताई जा रही थी कि ऐसा करने से, हरित क्रांति से छोटे और बड़े किसान के बीच में एक असमानता पैदा हो जाएगी, लेकिन सरकार ने अपना हस्तक्षेप करके क्या करा, ये असमानता खत्म कर दी। उचित सहायता का क्या मतलब है? क्या सहायता क्या करी? हाथ पकड़ के चला दिया कि चलो हम तुम्हें खेत देते हैं और जोत लो बस, ऐसा नहीं। उचित सहायता में 2-3 सहायता 4 सहायता हो सकती है कि एक तो उर्वरक उपलब्ध कराया। ठीक है, उर्वरक उपलब्ध कराया सस्ते रेट में, ठीक है, थोड़ा सा सब्सिडी देके। दूसरा क्या था? ऋण, कम ब्याज दर पे ऋण। ठीक है, कम ब्याज पर ऋण प्रदान किया। और भी हो सकते हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे कि छोटे किसान होता है ना, उनको उतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं होता कि मिट्टी की जांच कराएं, अपने अलग अलग जगह पे जाके अपनी मिट्टी खेत से ले जाएं और मिट्टी की जांच कराएं कि मेरी मिट्टी में क्या कमी है और इसके लिए क्या करना चाहिए कि पैदावार अधिक हो, या फिर किस टाइम फसल बोए, कैसे उसकी देखरेख करें और कैसे फसल को अच्छा बनाएं। तो एक होता है प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देना, फसल उगाने की ट्रेनिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग भी दी गई छोटे किसानों को कि वो अपना अच्छा बेस्ट कर सके। उससे हुआ क्या कि ये जो एक संभावना थी ना, पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि असमानता आए दोनों में, एक तो बहुत ऊपर चले जाए और एक बिल्कुल नीचे होता जाए, ये असमानता खत्म हो गई और ये इसको भी सहायता देके ऊपर लाया गया। तो सरकार अगर ये हस्तक्षेप नहीं करती, छोटे किसानों की सहायता नहीं करती, तो शायद ये संभावना सत्य हो जाती। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है हरित क्रांति का। अब इसको आप पढ़िए और किताब बार बार पढ़िए। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि आप किताब पहले पढ़ लीजिए फिर मेरी वीडियो देखिए, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसको ज़रा उतार लीजिए थोड़ा सा।